सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और कैपेसिटर की एनर्जी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। यही है संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र। और इस फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से आपको ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि संधारित्र में ऊर्जा आखिर आता कहां से है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं काम कैसे करूंगा। देखो, आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई तो बाहरी सोर्स है जो काम करेगा। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, चलिए मान लीजिए कि संधारित्र है। अब ये अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और कोई चार्ज नहीं है मतलब उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि कोई भी संधारित्र विद्युत ऊर्जा का संग्रह करके रखता है आवेश के रूप में। तो अगर वो चार्ज नहीं है मतलब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। अब आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे? चार्ज करने के लिए आप थोड़ा सा डायग्राम बड़ा से बनाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। चार्ज करने के लिए आप संधारित्र की प्लेटों को किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यही है ना, एक्सटर्नल सोर्स यही है बच्चा, प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बैटरी आपने लगाया है ना, तो हम मानेंगे कि हमने काम किया है। हम ऐसी बोल चाल की भाषा में बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली में काम तो बैटरी करेगा, और क्योंकि बैटरी हमने लगाया मतलब हमने काम किया है। और बैटरी कैसे काम करेगा? देखिए, बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और ये विद्युत ऊर्जा किसको मिलेगी? इस संधारित्र को मिलेगी। तो हम कहेंगे संधारित्र चार्ज हो रहा है। और इस प्रक्रिया को समझिए जरा। अभी ये अनावेशित प्लेट है, ये भी अनावेशित प्लेट है। जब आप इन दोनों प्लेटों को बैटरी के दो इलेक्ट्रोडों से जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो देखिएगा एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है। हम ये कहते हैं कि यहां से धनावेश निकल कर किसको मिलता है? इस वाले प्लेट को मिलता है, तो ये प्लेट धनावेशित हो जाता है। यहां से ऋणावेश निकल कर इस प्लेट को मिलता है, तो ये ऋणावेशित हो जाता है। देखो, हम समझने के लिए ऐसा बोलते हैं कि इसको धन आवेश मिल रहा है, इसको ऋण आवेश मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या है? धन आवेश नाम का कोई चीज नहीं होता बच्चा। धन आवेश, किसी भी परमाणु में धन आवेश के नाम पर केवल प्रोटॉन है जो कि नाभिक के अंदर है, और नाभिक के अंदर से प्रोटॉन निकलकर धन आवेशित वन आवेशित किसी को नहीं करने जाएगा। वो तो नाभिक के अंदर है। अगर वहां से प्रोटॉन को आपको निकालना है तो आपको नाभिकीय विखंडन करवाना पड़ेगा, और यहां पर इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होता है। समझिएगा जरा, हम कैसे आम बोलचाल की भाषा में चीजों को थोड़ा सा गलत फहमी के शिकार हैं हम, लेकिन वैसा मानना भी गलत नहीं है। देखो होता क्या, एक्चुअल में क्या होता है आप समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस वाले प्लेट से कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है, और नेगेटिव को इससे कनेक्ट करेंगे, तो बच्चा होगा ये कि ये क्या करेगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन को लेता जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को लेता जाएगा, 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 इलेक्ट्रॉन को लेता जाएगा। पहले इस प्लेट पर जितना धन आवेश था उतना ऋण आवेश भी था, इसलिए कुल आवेश 0 था। लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन को लेता जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी का क्या मतलब है? अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब यहां पे एक धन बढ़ गया, बढ़ा नहीं, धन उठना ही है, लेकिन एक माइनस कम हो गया तो एक प्लस तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया तो फिर एक प्लस बढ़ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, फिर ये प्लस बढ़ गया। तो हम कहते हैं कि धन आवेशित हो रहा है। आप उसको धन आवेश दे नहीं रहे हो, वहां से इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो। आप मतलब आपका बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन को लेता है और इसको इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ ये सही है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो हो क्या रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि कैपेसिटर का जो चार्जिंग प्रोसेस है
संधारित्र के जो आवेशन की प्रक्रिया है वो किसके तुल्य है? आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने के तुल्य है। यही तो कर रहे हो ना भाई, बैटरी आपका यही कर रहा है, आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जा रहा है। और आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, काम ये कर रहा है, मानते हम काम कर रहे हैं, जितना काम करना पड़ेगा वही वहां पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में यहां का माइनस कहां ट्रांसफर होता है? इस प्लेट का माइनस यहां पर ट्रांसफर होता है। तो हम जो भी बात करते हैं हम पॉजिटिव लोग हैं यार। ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप होगा, ये मजाक के लिए है। हम जो भी चीजें करते हैं पॉजिटिव के रेफरेंस में करते हैं। तो यहां पे होता क्या है, यहां का नेगेटिव जो चार्ज है यहां पहुंचता है, तो हम ये मान लेते हैं कि यार ना यहां का पॉजिटिव कहां पहुंच रहा है? यहां पहुंच रहा है। और इस दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक धन आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उस संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जरा इस एनिमेशन पे नजर डालिए बच्चा। पहले प्लस माइनस बराबर थे, वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आता गया, यहां पे धन आवेश बढ़ता गया। एक्चुअल प्रोसेस ये है, ये नहीं कि इसको धन आवेश दिया जा रहा है, इसको धन आवेश दिया नहीं जा रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन आप लेते जाएंगे, आप यानी बैटरी वहां से इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती जाएगी, धन आवेश बढ़ता जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो रहा है? इस वाले प्लेट को ट्रांसफर हो रहा है। तो एक वक्त आएगा जब ये ऋण आवेशित हो जाएगा और यहां पे केवल क्या बच जाएगा? प्लस बच जाएगा। और हम कहेंगे कि हमारा कैपेसिटर, हमारा संधारित्र चार्ज हो गया है। तो संधारित्र के जो आवेशन की प्रक्रिया है, कैपेसिटर के जो चार्जिंग का प्रोसेस है, वो हम ये मान सकते हैं कि माइनस चार्ज को, यानी कि नेगेटिव ऋणात्मक चार्ज को, ऋणात्मक आवेश को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाया गया है। जब हमने चार्ज किया तो हमने क्या किया है? चार्जिंग प्रोसेस में हमने नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचाया है। कुछ काम किया गया होगा, अपने आप तो कुछ होगा नहीं, काम किया गया है, बैटरी ने काम किया, माना हमने काम किया है, और वही कार्य क्या हो जाएगा? वहां पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम जो भी बात करते हैं हम किसके टर्म्स में करते हैं? मैं पहले बता चुका हूं, हम प्लस के टर्म्स में बात करते हैं। तो हम ये नहीं मानते कि हमने नेगेटिव को यहां से यहां पहुंचाया है, हम ये मानते हैं कि उतना ही पॉजिटिव हमने क्या किया है? हाँ, उतना ही पॉजिटिव हमने यहां से यहां पहुंचा दिया है। दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक ले गए हैं, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक ले गए हैं। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है कि हम ये मान रहे हैं कि हम धन आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक ले गए हैं, और जो काम करेंगे वही संधारित्र की संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, वही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और अब देखिए, अगर आपको खाना दे दिया जाए, लो भाई खाना खाओ, तो क्या आप खाना एक ही बार में खा लेंगे? एक ही बार में पूरा थाली गप कर जाएंगे? नहीं, आप खाना खाते हैं कौर के रूप में, 1 कौर, 2 कौर, 3 कौर। तो यहां पर भी पूरे के पूरे आवेश को एक ही साथ दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक नहीं लाया जा सकता। पूरा का पूरा आवेश एक ही साथ यहां से यहां तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो छोटे छोटे भागों में होता है। चलिए मान लेते हैं कि हम DQ, छोटा सा भाग, आवेश का छोटा सा भाग, DQ को यहां से यहां पहुंचा रहे हैं। तो पहला DQ लेकर आओगे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां कोई है ही नहीं आपको रोकने के लिए। अब एक DQ आ गया तो ये अपना एक क्षेत्र बना लेगा। अब आप इसको DQ देते जाएंगे, इसका विभव बढ़ता जाएगा, जितना विभव बढ़ता जाएगा आपको उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये चीज हम समझ चुके हैं पहले ही। पहला DQ लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप DQ लेकर जाते जाएंगे, यहाँ पे आवेश बढ़ता जाएगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा, और ये आपको उतना ही ज्यादा क्या बोले अपोज करेगा, आपको उतना ही ज्यादा रोकेगा नहीं, अपने और नहीं चाहिए, अब और नहीं चाहिए, आप उतना ही ज्यादा काम करोगे। और जब ये प्रक्रिया रुकेगी कब, ये भी याद रखिए, ये आपको बताते ही नहीं है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता है कि क्या ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा। नहीं बच्चा, जब इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर इस बैटरी के दोनों टर्मिनलों, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर के बराबर हो जाएगा, ये प्रक्रिया रुक जाएगी, और तब आप कहेंगे कि आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है।
तो अब आपको निकालना, अब आपको पता चल गया है कि ऊर्जा आ कहां से रहा है। किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी संधारित्र में ऊर्जा आएगा कहां से? जब आप चार्ज करते हो तो आप कुछ काम करते हो और वही काम उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और आवेशन की जो प्रक्रिया है उसमें हम ये मान सकते हैं कि हम आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लेकर आ रहे हैं, और पूरे आवेश को एक साथ ही दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक नहीं लाया जा सकता, हम छोटे छोटे भागों में लेकर आएंगे। तो हम मान लो कि इस कैपेसिटर को टोटल क्यू चार्ज देना चाहते हैं। टोटल हमारा टारगेट इतना है भाई कि कितना चार्ज मिलेगा इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को टोटल क्यू चार्ज देना है। तो अब बताइए t इक्वल टू 0 समय पर अभी आवेश कितना है? 0 है। t इक्वल टू 0 पर आवेश शून्य है, और एक जो फुल्ली चार्ज वाला जो कंडीशन आएगा, फुल्ली चार्ज, उस पर चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो आवेश को 0 से Q करने पर, आवेश को 0 से Q करने में जितना वर्क डन होगा, जितना कार्य लगेगा, वही कार्य यहां पर क्या होगा? यही कार्य यहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी, यही कार्य यहां पर आपके संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो आपको टोटल कार्य निकालना है जब आप आवेश को कहां से कहां? 0 से Q तक पूरा ट्रांसफर कर देंगे। देखो पहले कोई ट्रांसफर नहीं है, 0 आवेश है। अब आप dq को लेकर जाएंगे, फिर आप dq को लेकर जाएंगे, फिर आप dq को लेकर जाएंगे। जैसे जैसे आप dq को यहां से यहां पहुंचाते जाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहां पे जो है वर्क वेरिएबल है, थोड़ा सा काम जो है वो आपके कार्य की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसलिए आपको इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो जितना चीजें समझनी थी मैंने आपको समझा दिया है। अब बस यहाँ पे एक छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन बच गया है। तो ये चलो संधारित्र का पहला प्लेट, ये संधारित्र का दूसरा प्लेट, ठीक है बच्चा, और कनेक्ट कर दो, बैटरी कनेक्ट ही कर दो, कर ही रहे हो तो बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। ये प्लस, ये माइनस, ओके, प्लस माइनस, क्लियर है। ये एक्चुअल में क्या होगा आपको मालूम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इधर पहुंचाया जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि हम धन आवेश को यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हैं, ठीक है, हम धन आवेश को यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हैं। समय t इक्वल टू 0 पर, समय t इक्वल टू 0 पर आवेश कितना बच्चा? आवेश 0 है। चलो स्मॉल क्यू से दिखा देते हैं, स्मॉल क्यू 0 है। समय t0 पर आवेश 0 है। और अब हम एक क्षण की बात करते हैं, किसी भी टाइम t की बात करते हैं। मान लेते हैं t क्षण पर यहां से यहां तक कितना आवेश पहुंचाया जा चुका है? q डैश आवेश पहुंचाया जा चुका है। तो जितना धन आवेश यहां पे होगा उतना ऋण आवेश यहां पर होगा। तो ये q डैश की बात हो रही है। और इस समय मान लीजिए विभवांतर कितना है, और आपको मालूम है ना, जैसे जैसे आप, विभवांतर कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आप आवेश यहां से यहां पहुंचाएंगे, यहां पे धन आवेश बढ़ता जाएगा, यहां पे ऋण आवेश बढ़ेगा, तो विभवांतर बढ़ता जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं उस क्षण की, हम बात कर रहे हैं उस समय की, समय t है जब यहां पर आवेश की मात्रा q डैश है। उस समय मान लेते हैं विभवांतर कितना है? विभवांतर v डैश है। विभवांतर जो है बढ़ता जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अब आवेश यहां से यहां स्थानांतरित करते जाएंगे। तो अब अच्छा, लेकिन संधारित्र की धारिता तो फिक्स है भाई, संधारित्र की धारिता तो फिक्स है। आपके आप जितना खाना खा सकते हो तो फिक्स है ना, कि भाई आप इतना ही खा पाओगे, तो ये फिक्स है, धारिता फिक्स है। उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, यानी ये हो जाएगा Q डैश अपॉन V डैश। ये बात हो रही है इस वाले क्षण पर, क्षण t पर, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? बहुत ही आसान है, समझो। समय 0 पर आवेश 0 है। अब प्रक्रिया चालू हो गया है, आवेश को यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करने की प्रक्रिया चालू हो गई है, और हम इस क्षण पर पहुंच गए हैं जब यहां पर आवेश q डैश है और विभवांतर v डैश है। तो फॉर्मूले से C इक्वल टू कितना हो जाएगा? q डैश अपॉन v डैश हो जाएगा। और अब
और हम यहां से क्या पहुंचा रहे हैं, डी क्यू आवेश पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम आवेश जो है खेप में पहुंचा रहे हैं, डी क्यू खेप में पहुंचा रहे हैं। पहला खेप, दूसरा खेप, तीसरा खेप, चौथा खेप। डी क्यू अल्प आवेश है जिसको हम यहां से यहां पहुंचा रहे हैं, जैसे आप खाना खाते हैं कौर के रूप में। तो अब हम क्यू डैश से थोड़ा और प्लस डी क्यू आवेश और दे रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा बच्चा, कितना काम करना पड़ेगा, देखिए आप कितना काम करेंगे। डी क्यू आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चा, डी डब्ल्यू। अल्प आवेश ला रहे हैं, काम अल्प करना पड़ेगा, कार्य का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे आप विभवांतर इनटू आवेश डी क्यू वी डैश। अभी विभवांतर वी डैश है ना, उच्च क्षण पर विभवांतर कितना है, वी डैश है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू। अब यहां पे वी डैश का मान रख दीजिए, कितना है वी डैश, वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश बाई सी, रख दो यहां पर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। और अब क्या करना है, टोटल काम निकाल लीजिए, जीरो से क्यू आवेश तक कुल कार्य। ओके, पहले आवेश जीरो था और जीरो से आपका टारगेट कितना है, क्यू आवेश है, तो जीरो से पूरा आवेश क्यू को, पूरा जीरो से लेके टोटल आवेश क्यू तक आवेश को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू टोटल काम निकाल लीजिए, कहां से कहां तक ले जाना है, जीरो से क्यू ले जाना है। आपको पता है ना, इंटीग्रेशन करेंगे आप, इस छोटे से काम को इंटीग्रेट करिए, इसका समाकलन करिए, आपको कुल काम मिल जाएगा। और जो वेरिएबल होता है उसी का लिमिट लगता है। यहां पे वेरिएबल क्या है, आवेश है, तो लिमिट किसका लगाएंगे आप, आवेश का लिमिट लगाएंगे। आवेश जीरो से टोटल क्यू तक जाना है, ये है क्यू डैश बाई सी, और इधर क्या है बच्चा, इधर डी क्यू है, डी क्यू हो गया, ठीक है। तो यहां से 1/c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/c तो कांस्टेंट है, सनडाइट की ढाईटा तो नहीं बदलेगी, आवेश बदल रहा है, तो ये हो जाएगा जीरो से क्यू, क्यू डैश डी क्यू। अब ये समाकलन आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा समाकलन है, एक्स डी एक्स, मान लो x का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वैसे यहां भी हो जाएगा 1/c, जीरो से क्यू, सॉरी समाकलन कर ही देना ना, तो समाकलन कर देना आप डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां है बच्चा, जीरो से क्यू है, लिमिट है जीरो से क्यू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 को भी बाहर निकाल लेता हूं, 1/2, और ये कैपिटल सी भी बाहर ही है। पहले हो जाएगा अपर लिमिट, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो क्या मिल गया आपको, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही मिलेगा, तो डब्ल्यू कितना आ गया, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इतना काम आपको करना पड़ेगा, टोटल आपको इतना काम करना पड़ेगा, और परिभाषा से यही कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। इतना आसान है, बस आप काम निकाल लो, यहां से यहां तक, जीरो से लेके टोटल, पहले आप खाना चालू किए, और थाली से लेके पेट में पूरा, पहले आपके पेट में जीरो खाना है, पूरा खाना कहाँ है, थाली में है, तो थाली को, खाने को पूरा पेट में पहुंचाने में जितना काम करना पड़ेगा,
वही आपके मतलब कहने का एग्जाम्पल है बस ये। तो वही काम को क्या करना है, आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, पूरे आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जितना काम करना पड़ेगा वही स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U इक्वल टू मिल गया आपको 1/2 Q² C, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं ना कि Q इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है, रख सकते हैं। तो चूंकि लिख देते हैं U इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा C² V² डिवाइडेड बाई C, तो ये एक C कट गया, तो U इक्वल टू 1/2 CV², ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ये Q और C के फॉर्म में, ये C और V के फॉर्म में है। अब किसके फॉर्म में निकाल लें, अब Q और V के फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ पे C का वैल्यू रख दीजिए, क्या रख सकते हैं, C इक्वल टू Q/V भी तो रखा जा सकता है ना, तो रख दीजिए ना यार। क्या रखेंगे, U इज इक्वल टू 1/2 Q² डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई V, Q डिवाइडेड बाई V। तो ये Q और ये Q खत्म हो गया, U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। तो ये आ गया 3 फॉर्मूले जो आपको फ्रंट में देखने को मिले थे। 1/2 Q² C, 1/2 Q² C, 1/2 CV², 1/2 Q इंटू V। ये है संधारित्र में संचित ऊर्जा। और एक चीज और बच्चा, कि संधारित्र में ऊर्जा है, हमने निकाल लिया कि संधारित्र की ऊर्जा ये है, ये सारे फॉर्मूले कहाँ गए, ये सारे फॉर्मूले संधारित्र की ऊर्जा के लिए हैं। लेकिन संधारित्र की ऊर्जा देखो कहाँ पर होती है, किस रूप में होती है, मैं आपको बता दूं, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। आपने चार्ज कर दिया, आपका कैपेसिटर, आपका संधारित्र पूरा चार्ज है। देखो बच्चा, ये संधारित्र का प्लेट X हो गया, संधारित्र का प्लेट Y हो गया। अब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है, जो भी माध्यम हो, वायु हो, निर्वात हो, जो भी हो, कोई अन्य परावर्तित माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, लेकिन है तो ना, कुछ तो माध्यम होगा। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है, ये ऊर्जा उस माध्यम के विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, याद रखिएगा। ये बड़े काम की चीज है कि जब आप कह रहे हैं कि आपका संधारित्र चार्ज है, आपका जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज है, यानी कि उसके पास ऊर्जा है, तो ऊर्जा किस रूप में है, वह ऊर्जा ये जो दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम है, उस माध्यम के विद्युत क्षेत्र के रूप में है, उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र के रूप में है। क्लियर है ये? संधारित्र में जो भी संचित ऊर्जा है वो माध्यम में, दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है उसके विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्यमान रहता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आगे हम अभी पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व काम आएगा वहां पर, ठीक है। और अब देखिए, हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया है। तो अब देखते हैं कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे या समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो ऊर्जा में क्या बदलाव होगा, देखते हैं। चलिए पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की। हमको कुल ऊर्जा निकालना है कि भैया हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो हमारे संयोजन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। श्रेणी क्रम कैसे होगा, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ठीक है बच्चा। मान लीजिए इसका ढाईटा C1 है, इसका ढाईटा C2 है, इसका ढाईटा C3 है। क्लियर है ये? और आपको ये बात तो पता ही होगा, सब में आवेश Q ही रहेगा, श्रेणी क्रम में सभी में आवेश Q ही रहता है। और अब मान लो तुल्यांकी कितना है, तुल्यांकी ढाईटा C है, तो इस पे भी आवेश Q ही रहेगा, ओके, इस पे भी आवेश Q ही रहेगा। और अब मैं एक चीज मान रहा हूं कि मान लिया इस संधारित्र की ऊर्जा U1 है, इस संधारित्र की ऊर्जा U2 है, इस संधारित्र की ऊर्जा U3 है, और जो संयोजन से मिला है उसकी ऊर्जा जो है U है, ये कुल ऊर्जा समझ लो, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q²/C, ये कुल ऊर्जा है। ये श्रेणी क्रम में संयोजन के बाद जो मिलेगा उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 Q²/C, Q²/C। C क्या है,
धारिता है। किसकी धारिता है? संयोजन की तुल्यांकी धारिता है। तो आपको ऊर्जा मिल गया U इज इक्वल टू 1/2 Q²/C। लेकिन C क्या होता है बच्चा? C इज इक्वल टू नहीं 1/C, श्रेणी है ना, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मिल जाएगा। रख लीजिए यहाँ पे मान। तो U इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 आ गया, Q² आ गया। 1/C की जगह 1/C1, 1/C2, 1/C3 आ गया बड़े आराम से। और सॉल्व करने पे क्या मिल गया? 1/2 Q²/C1, 1/2 Q²/C2, 1/2 Q²/C3। तो क्या ये पहले संधारित्र की ऊर्जा नहीं है? क्या ये दूसरे संधारित्र की ऊर्जा नहीं है? क्या ये तीसरे संधारित्र की ऊर्जा नहीं है? तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चे? U इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। यानी कि जब आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो कुल ऊर्जा क्या होगी? सभी संधारित्रों की ऊर्जा का योग होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3। ये कहानी है किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। क्यों ना हम बात कर लें समांतर क्रम के लिए। चलो देख लेते हैं। समांतर क्रम में देखते हैं कुल ऊर्जा क्या होगी। समांतर क्रम में देखिए कुल ऊर्जा क्या होगी। समांतर क्रम कैसे होता है बच्चा? ये है समांतर क्रम, पहला दूसरा संधारित्र तीसरा संधारित्र और ऐसे ये जुड़े होंगे, आपको पता होना चाहिए। और समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है। पहले तो लिख लो कि भाई इनकी धारिताएं कितनी हैं। इसका धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। विभवांतर समान रहेगा। जितने भी संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं विभवांतर समान होता है, आवेश अलग अलग होता है। मान लीजिए इसको Q1 मिला, इसको Q2 मिला, इसको Q3 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर लिखें, अच्छा ये भी मान लो कि इसकी ऊर्जा U1 है, सब चीज़ें माननी ही तो है। मान लीजिए इसकी ऊर्जा U1, U2 और U3। तो इन तीनों का जो तुल्यांकी आएगा, तुल्यांकी मान लिया कि इसकी धारिता कैपिटल C है, इन तीनों का जो तुल्यांकी है उसकी धारिता कैपिटल C है। इसके सिरों पर भी विभवांतर कैपिटल V ही रहेगा, डोंट फॉरगेट। तो यहां पे हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे V समान रहेगा। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 CV²। V सब में समान है और यहां पे मान लेते हैं U इसकी कुल ऊर्जा है। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C इसकी धारिता, V इसके सिरों पर विभवांतर, हालांकि विभवांतर तो सबके लिए सेम ही है। और क्योंकि यहाँ पे हम समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं तो कुल धारिता क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चे। अब ये मत सोचना कि कहाँ से आ गया, हवा से उड़ के कोई चीज़ नहीं आती। 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V का स्क्वायर हो जाएगा। U इज इक्वल टू 1/2 CV1 स्क्वायर, 1/2 C2V स्क्वायर प्लस 1/2 C3V स्क्वायर। ये पहले संधारित्र की ऊर्जा है, ये दूसरे संधारित्र की ऊर्जा है और ये तीसरे संधारित्र की ऊर्जा है। तो यहां पर भी कुल ऊर्जा क्या मिला आपको? यहां पे भी कुल ऊर्जा मिल गया U1 प्लस U2 प्लस U3। ओके, यानी कि आप श्रेणी क्रम में संयोजित करिए या समांतर क्रम में संयोजित करिए, कुल ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं का योग होगी। ये बोलना नहीं है, ये नहीं कि श्रेणी क्रम में ऐसा फॉर्मूला लगा दिया ऐसा गलती मत करना यार ऐसा नहीं कि श्रेणी क्रम में ऐसा लगा दिया, ये गलत है। और समानता के लिए ये लगा दिया, चलो ये तो सही हो जाएगा तुक्के में ही, लेकिन ये तो सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए ही, दोनों ही संयोजन करोगे, ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं का योग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व की। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीजें समझाना चाहूंगा मेन मुद्दे पर आने से पहले। घनत्व से क्या समझते हैं आप?
घनत्व से क्या समझते हैं? अगर मैं बोलता हूं द्रव्यमान घनत्व तो क्या होता है बच्चा? द्रव्यमान घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान घनत्व है। एकांक आयतन में जो भी चीज होती है वो घनत्व में आ जाती है। ठीक है, और चलो एक मान लो कि ऐसे और बहुत सारे घनत्व हैं, आपने नहीं सुना होगा, जैसे कि फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, फ्लक्स घनत्व भी होता है। लेकिन हाँ, फ्लक्स तो आप पढ़ चुके हो, फ्लक्स पढ़ चुके हो ना, आप तो 12th में हो बच्चा। फ्लक्स डेंसिटी सुना है क्या? फ्लक्स घनत्व के बारे में सुना है क्या? एकांक आयतन में जितना फ्लक्स होगा वो फ्लक्स घनत्व है। एकांक आयतन में जितना फ्लक्स होगा वो फ्लक्स घनत्व है। तो एकांक घनत्व में जो चीजें होती हैं उसे ही हम कहते हैं एकांक आयतन में जो चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं घनत्व। एकांक आयतन में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान घनत्व है। एकांक आयतन में ऊर्जा है तो ऊर्जा घनत्व है। यानी जब हम लोग बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, यानी ऊर्जा घनत्व की, वो भी किसके ऊर्जा की? विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा की, तो हम देखेंगे कि एकांक आयतन में कितना विद्युत ऊर्जा है। एकांक आयतन में हमको विद्युत ऊर्जा निकालना पड़ेगा। एकांक आयतन में ऊर्जा निकालेंगे तो हमको ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। पहला चीज ये क्लियर हो गया कि एकांक आयतन की हम लोग ऊर्जा निकालेंगे तो हमको ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। ये बात आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए कि एकांक आयतन की ऊर्जा निकालेंगे तो हमको ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। अब बात यह है कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, देखो बच्चा, जब भी हम बात करते हैं संधारित्र की और हम कहते हैं कि संधारित्र में ऊर्जा संचित है, तो ये ऊर्जा किस रूप में है? अभी तो पीछे आपको बताया था। संधारित्र में ऊर्जा कहां पर होती है? संधारित्र में जो भी ऊर्जा है उसके दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है उसके विद्युत क्षेत्र के रूप में है। उसके विद्युत क्षेत्र के रूप में है। जो भी ऊर्जा है इस माध्यम के विद्युत क्षेत्र के रूप में है। दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है उसके विद्युत क्षेत्र के रूप में है। और ये रही बहुत ही आसान सी परिभाषा। किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एक्चुअली में दोनों प्लेटों के बीच, किसी भी संधारित्र की बात करो, किसी भी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच यही तो ऊर्जा है। यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में है। जब आप ऊर्जा घनत्व बोलेंगे तो एकांक आयतन में जितना ऊर्जा है वही ऊर्जा घनत्व है। यह विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्यों कहला रहा है? क्योंकि जो भी ऊर्जा है विद्युत क्षेत्र के रूप में है। जो भी ऊर्जा है यहां पर विद्युत क्षेत्र के रूप में है, इसलिए इसको बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ठीक है। तो परिभाषा बिल्कुल ओके है ना? किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। चलिए सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र, ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र। बच्चा, मान लिया कि ये जो दूरी है जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ये डिस्टेंस d है। मान लिया ये जो भी प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल a है। क्लियर है ये? तो प्लेट का क्षेत्रफल a है, दूरी d है, और प्लेट पे जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। आवेश घनत्व सिग्मा है। और आवेश कितना है? तो मान लीजिए आवेश q है। जितना प्लस q आवेश यहां पर होगा उतना माइनस q आवेश यहां पर होगा। तो जितना आवेश घनत्व इसका है उतना आवेश घनत्व उसका भी होगा। इसका आवेश घनत्व धनात्मक होगा, इसका आवेश घनत्व ऋणात्मक होगा। चलिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगी। C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। और अगर हम मान लेते हैं, जो हमने मान लिया है पहले ही, कि इस प्लेट का, जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनका आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेश घनत्व कितना है बच्चा? आवेश घनत्व सिग्मा है और क्षेत्रफल a है, आवेश q है। तो सिग्मा = हो जाएगा q/a। सिग्मा = q/a आ जाएगा। तो q = कितना हो जाएगा?
Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। क्लियर है यहां तक? ये है ढाईटा, समानता प्लस संधारित्र की ढाईटा का व्यंजक है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो Q इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू ए। और अब देखते हैं कि ऊर्जा कितना है इस समानता प्लस संधारित्र की। पहले ऊर्जा निकालिए, पहले ऊर्जा निकालिए। हाँ, हमको ऊर्जा घनत्व तो निकालना है, पहले हमको ऊर्जा निकालना पड़ेगा। ऊर्जा क्या होता है बच्चा? संधारित्र की ऊर्जा आपने निकाला है, U इक्वल टू होता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C होता है। U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C होता है। 1/2 है, Q का वैल्यू रख दीजिए सिग्मा इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C की वैल्यू यहां से रख दीजिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रख दीजिए। ठीक है, 1/2 सिग्मा इंटू ए, Q की जगह पे रख दिया आपने सिग्मा इंटू ए, उसका स्क्वायर है। C की वैल्यू रख दी आपने A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको सॉल्व करिए, बस आप अपने मंजिल से एक कदम दूर है बस। U इक्वल टू 1/2, एक A और एक A कट जाएगा, एक A और एक A कट जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर, A और ये D जाके उधर इंटू होगा, A इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये? और अब मैं यहां पर एप्सिलॉन नॉट का इंटू करने वाला हूं और एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करने वाला हूं। तो देखिए क्या होगा, 1/2 सिग्मा का स्क्वायर तो पहले से है, एप्सिलॉन नॉट एक पहले से है, और एप्सिलॉन नॉट का इंटू कर दिया, एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दिया, तो ये भी एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, ये भी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा। और ये a इंटू डी तो पहले से है। यहां से समझिए फिर से, सिग्मा a का होल स्क्वायर था, सिग्मा का स्क्वायर मिल गया आपको, a का स्क्वायर था, एक a और एक a कट गया, ये d ऊपर गया और एक यहां का बचा हुआ, तो a इंटू डी आ गया। और यहां पे हमने क्या किया है, एप्सिलॉन नॉट का इंटू किया है और एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड किया है, तो आपको मिल जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। और अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, ये देखिए जरा क्या है, ये होता है दो समांतर प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र। दो समांतर प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र है, जबकि एक पे धन आवेश है और एक पे ऋण आवेश है। देखो एक प्लेट के लिए कितना होता है, अगर एक प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और दो प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र अगर देखेंगे जिसमें कि एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है, तो बीच में विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। यानी कि ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इस बीच में जो माध्यम है उसकी विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है, ऐसा आ जाएगा। ओके, तो U इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AD। और जरा आगे बढ़ेंगे, अभी हमने ऊर्जा निकाला है, ऊर्जा घनत्व तो नहीं निकाला। U इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट इंटू AD, ये कुल ऊर्जा है। कुल ऊर्जा यानी कि ये जो आपके दो समांतर प्लेटें हैं आपके संधारित्र की, जिसमें ये धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है, इसका जो क्षेत्रफल है, इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है, और ये दूरी कितनी है, D है। तो बीच में जो माध्यम है उसका आयतन कितना हो जाएगा बच्चे, बीच में जो माध्यम है उसका आयतन हो जाएगा A इंटू डी। यानी ये जो ऊर्जा है इस पूरे आयतन की ऊर्जा है। अगर मैं निकाल लूं एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, और यही क्या होगा बच्चा, यही होगा ऊर्जा घनत्व, यही होगा ऊर्जा घनत्व। तो आपको क्या करना पड़ेगा, U डिवाइडेड बाई आयतन, AD कट जाएगा, तो स्मॉल u से दिखा देता हूं, 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया ऊर्जा घनत्व, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। देखिए हालांकि ये फॉर्मूला हमने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निकाला है, लेकिन ये फॉर्मूला किसी भी आवेश के निकाय के लिए सही है, किसी भी आवेश के निकाय के लिए सही है ये फॉर्मूला। U इक्वल टू 1/2
अब चले नॉट ई स्क्वेयर। ओके, तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने आज संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाला, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। उसके बाद हमने ऊर्जा घनत्व की बात करी है। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।